नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। आज जल्दी आना पड़ा है क्योंकि देश में हड़कंप मचा हुआ है। देश एक नई दिशा में जा रहा है। इस दिशा की चर्चा कर देंगे तो अंधभक्तों को मिर्ची लग जाएगी। ये दरअसल एक एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है मेरी बात से, मेरी राय से हेमंत जी भी ना इत्तेफाकी रखें, लेकिन मुझे एक एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है देश में होता। इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। हेमंत भाई को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम धनातन। स्वागत है हेमंत भाई। जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट पे हम आएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है पहले जिस विषय को हम फ्रेम को क्लियर कर दें जिसमें हमारी चर्चा है, कि मुझे ये लगता है कि मोदी का जो असली उत्तराधिकारी था वो अब मिल गया। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, योगी भी लखनऊ में बैठे बहुत दिन से रिजर्वेशन ट्रेन का और एयर टिकट करवाने में लगे हुए थे। सब पीछे छूट, और ये ऐसा पीछे नहीं छूटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते जाते वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा नड्डा भी पीछा छुड़ा के भाग रहे हैं इस शख्स से। और इस शख्स का नाम है निशिकांत दुबे। ज्यादा लंबा बुझाना पहले नहीं हम लोग को करना है। निशिकांत दुबे, इस व्यक्ति में वो सब गुण हैं। अगर मोदी जी 16,016 कलाओं में निपुण है तो 16,017 कला में निपुण है। तो ऐसा ही व्यक्ति उत्तराधिकारी होना चाहिए। बेशर्मी में, बिलो द बेल्ट बातें करने में, हंगामा खड़ा करने में, नफरत पैदा करने में, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने में। और मुझे अभी भी यकीन है कि एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है मोदी की स्थिति। देखिए, इसको मैं दूसरे जगह से जोड़ता हूं। मोदी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ इस समय जो फंसी हुई है, शायद मोदी का अगला टारगेट है इस देश में संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएं, इस देश में संविधान मोदी हो जाए, कोर्ट मोदी हो जाए, बाकी संस्थाएं तो मोदी हो ही चुकी। मतलब हर दफ्तर के बाहर एक ही नाम हो मोदी, प्रतिनिधि के रूप में कोई अन्य कोई भी बैठा हो, वहां हेमंत अत्री बैठे हो, कोई बैठा हो, लेकिन नाम से, मोदी के नाम से शासन चले। वो बाहुबली फिल्म याद है ना, नाम ही शासन है। तो नाम ही शासन होगा, यही शायद इस उस दिशा में एक्सपेरिमेंट। भाजपा, मोदी और संघ, इन तीनों का एक मॉडस ऑपरेंडी जो है ना, वो रहा है। वो पहले कंकड़ फेंकते हैं और चेक करते हैं। वो चेक करते हैं, उसके हिसाब से पार्टी को अपने अलग कर लेते हैं, निजी विचार बताते हैं। कंगना रनौत याद होगा आपको, किसानों को क्या क्या बोला था कि ये तो इज्जत लूटते हैं, ड्रग्स का वो करते हैं। फिर भाजपा ने जब बवाल बढ़ा क्या कहा, निजी विचार थे जी। इनके निजी विचार, इनके निजी विचार जो होते हैं नेताओं के, वो निजी होते हैं। विपक्ष वाला बोल दे, विपक्ष वाला बोल दे जिसके पास कोई वैधानिक संवैधानिक ताकत नहीं है, तो उस पर ये मंगल तक हंगामा करते हैं। खैर, अब विषय पर आते हैं। हेमंत भाई, पहले मैं थोड़ा निशिकांत दुबे का चरित्र चित्रण कर देता हूँ। पहले सुनवा दीजिए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये बहुत जरूरी है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। सुना आपने ये शब्द, गृह युद्ध? अगर एक आम आदमी इस्तेमाल कर दे कि देश में गृह युद्ध हो रहे हैं, तो हो सकता है पुलिस उठा ले जाए। होता है गृह युद्ध देश में। अच्छा, ये गृह युद्ध की बात करना, संजीव खन्ना पर कम हमला है। गृह युद्ध देश में है तो इस देश का गृह मंत्री 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। 1 मिनट भी योग्य नहीं है। कितने दिन से हैं? 6 साल से गृह मंत्री, 1 मिनट बैठने के योग्य नहीं है। अमित शाह के सामने देश में गृह युद्ध हो रहा है। मोदी 11 साल से बैठे थे इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए। विश्वगुरु जिसे बनाना था उसको गृह युद्ध के में झोंक दिया आपने। मोदी 1 मिनट भी शासन करने लायक नहीं। ये बहुत जो है, ये अटैक जो है ना, इनडायरेक्टली, इसको कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन ये मोदी और शाह के इस्तीफा, और विपक्ष भी, विपक्ष कह रहा है कि निशिकांत को जेल में डालो। विपक्ष को कहना चाहिए मोदी शाह इस्तीफा दो भाई, देश में गृह युद्ध चल रहा है। और अमित शाह फिटनेस का मंत्र बता रहे हैं। आपको पता है, आज फिटनेस का मंत्र बता रहे हैं, कल बता रहे थे कि कैसे मैंने इंसुलिन वगैरह और दवाई वगैरह से मुक्ति पा ली।
कौन कौन सा योगा किया, कौन कौन सी एक्सरसाइज की, वो फिटनेस का मंत्र बता रहे थे, इस गृहयुद्ध में झुलस रहा है। हेमंत भाई, इनके एक एक करके जरा पूरी कुंडली खोल दीजिए आज निशिकांत की पहले। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कही कि जो ये गृह युद्ध शब्द आया है, ये मान के चलिएगा आशीष भाई, ये प्रयोग नहीं, ये संयोग नहीं, ये 100% प्रयोग है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस लाइन पर जाना होता है पहले ही उसको उछाल करके देखते हैं कि अगर वो चल गया तो तीर, नहीं चला तो तुक्का, कोई बात नहीं। तो दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, वो प्रयोग करते रहते हैं, प्रयोग धर्मिता बहुत है इन लोगों में। तो ग्रह शब्द को लाए हैं आने वाले दिनों के, आने वाला जो दौर है उसकी भूमिका को बांधने के लिए। और उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे हैं? देश के चीफ जस्टिस के ऊपर। सोच के देखिए, आप केवल कल्पना कीजिए, यही शब्द देश के किसी और नागरिक ने कहा होता, सुप्रीम कोर्ट उसका क्या हाल करता, पहले तो ये। हाँ। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में, भाई चीफ जस्टिस, सर्विंग चीफ जस्टिस है वो, उन्होंने क्या ऐसा किया है? केवल एक लूज कैनन के कहने से देश में नंबर 1। नंबर 2, जो यूएपीए की धारा है वो इस तरह के लोगों के लिए बनी थी। आजकल तो पत्रकारों पे यूज होने लगी, अलग बात है, सवाल पूछने वालों पे होने लगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये ऐसे लोगों के लिए बनी थी। 3 साधारण सवाल और उसके बाद कुंडली आपने खोलने का कहा, तो कुंडली खोल देंगे। इसको ये बताना चाहिए, नंबर 1 मोदी को बताना चाहिए और शाह को बताना चाहिए। इसने तो कह दिया, पार्टी का एमपी है, जिम्मेदार एमपी है, तीसरी बार का एमपी है। पहले सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने गृह युद्ध चल रहे हैं और कहां पर चल रहे हैं, नंबर 1 देश में। और जो 56 इंची विश्वगुरु है आपके, जो डंकापति हैं वो, और जो आपके आज के दौर के सरदार पटेल हैं वो क्या कर रहे हैं अगर देश में गृह युद्ध चल रहे हैं तो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यदि सीजीआई इनके लिए जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ठीक, ये 3 बेसिक सवाल, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपने कहा कि मोदी का उत्तराधिकारी मिल गया, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं कि मोदी का एक्चुअल उत्तराधिकारी यही व्यक्ति है, ना कि अमित शाह और योगी। जो मोदी जी की जो खुद की क्वालिटीज है, क्या क्या क्वालिटीज देखिएगा उसको। मोदी जी कब हुए अपने नॉन बायोलॉजिकल? 2024 में खुद कहा ना उन्होंने कि मुझे लगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये महोदय श्रीमान दुबे जी 2018 में हो गए थे नॉन बायोलॉजिकल। 2018 में स्टेज के ऊपर बीजेपी के एक वर्कर से अपने पैर धुलवाए और उस वर्कर ने वो पानी पिया और फिर इन्होंने वो वीडियो अपने फेसबुक के उस पर डाला। उसी पे से हमने ये वीडियो लिया है इनके फेसबुक अकाउंट से। उसको पानी को जब दिखा दीजिए, पैर धो करके जो पी रहा है, इनका पैर धो करके वो पी रहा है, ये दिखा दीजिए। हाँ जी हेमंत भाई, हाँ ऑडियो रहने दीजिए। हाँ हेमंत भाई कंटिन्यू करिए। पैर धोए वर्कर ने स्टेज के ऊपर, उसने बेचारे ने वो पानी पिया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरी जो तुलना है वो केवल भगवान श्री कृष्ण से की जा सकती है, यानी कि नॉन बायोलॉजिकल ये 2018 में हो गई थी। याद आया आपको कुछ? दर्शकों को याद दिलाना जरूरी होता है। हमने ऐसे ही नहीं कह दिया कि असली उत्तराधिकारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका 2009 का एफिडेविट देखिए, 2014 का देखिए, 2019 का देखिए। हर परीक्षा उसमें जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है इसमें उन्होंने लिखा कि एमबीए की डिग्री की है मैंने, और वो डिग्री नकली मिली। प्रधानमंत्री जी के मामले में तो आपके सॉलिसिटर जनरल ने जाके कह दिया कि किसी का संशय दूर करने के लिए आरटीआई नहीं, लेकिन इस भाई के केस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कभी स्टूडेंट ही नहीं रहे। और इस भाई ने क्या दिखा रखा था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए करके, अपनी बाकायदा 3 बार के एफिडेविट में दिया हुआ है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो दिखाई है, उसको स्क्रीनशॉट है आपके पास, मैंने भेजा। मैं सीक्वेंस में कहता हूँ, सीक्वेंस में, नहीं तो कंट्रोल रूम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे बैठे लोग। सीक्वेंस में जरा दिखाइए, इनका कुंडली खोलिए करके। हाँ ये जिसमें बिल्कुल साफ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लैरिफाइज निशिकांत दुबे बीजेपी एमपी हैज नॉट बीन ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लियर? कोई शक? झारखंड गोंडा लोकसभा सीट बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे हैज नॉट बीन ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। बात खत्म होगी। 3 बार इन्होंने उसमें लिखा है एफिडेविट के अंदर कि भाई मैंने एमबीए डिग्री कर रखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया हमारे यहाँ से नहीं की। तो मोदी जी से बिल्कुल सेम सिमिलरिटी हो गई। और जब नॉन ये आगे की चीज, ये आगे बताऊंगा अभी। और नॉन बायोलॉजिकल मोदी से सीनियर है। मोदी जी 24 में हुए नॉन बायोलॉजिकल चुनाव के दौरान। वो एक इंटरव्यू में जो आपने देखा होगा, जो अपने उसमें प्रेसिडेंसी में जो स्टेज पे दिया, उस पे दिया था एक शिप के अंदर या पता नहीं किसमें, तो वहां उन्होंने कहा था कि नॉन बायोलॉजिकल मुझे लगा। नॉन बायोलॉजिकल के मामले में सीनियर है मोदी से 6 साल। नंबर 2, डिग्री के मामले में सीनियर है मोदी से। अब उनका तो सॉलिसिटर जनरल उनको तो डिफेंड करता है, फिर इनका तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया। तीसरा, अब आप दिखाइए उसको
कि किस किस तरीके के विवादों में रहे हैं। वो जो हाँ। अभी दिखा रहा था कंट्रोल रूम, दिखाओ भैया। ये देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स की वायलेशन। देवगौर एयरपोर्ट ट्रेसपासिंग, बीजेपी एमपीज निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी बुक्ड विद 7 अदर्स फॉर ब्रीचिंग सेफ्टी नॉर्म्स। ये मेंबर पार्लियामेंट है, ये देश को अनुशासन सिखाता है, देश के सामने एक नई वो रखता है कि भाई देखिए कैसे वो होना चाहिए। बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट लॉन्च्ड बाय द डीएसपी ऑफ द एयरपोर्ट सुमन आनंद, द केस वाज रजिस्टर्ड, चार्जेस ऑफ एंडेंजरिंग द लाइफ और सेफ्टी ऑफ अदर्स and criminal trespass have been pressed on all of them, including the 2 BJP MPs and the airport director। सोच के देखिए कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कितने जिम्मेदार हैं। इनको संविधान की चिंता है, इनको संविधान की चिंता है, इनको गृह युद्ध की चिंता है। और इनके और दिखाइए, अभी तो बहुत सारे कारनामे निकाले हैं हमने दिखाओ इनके। भैया। और हाँ। अब ये देखिए, इनकी धर्मपत्नी के ऊपर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ कि 2 करोड़ रुपए की उन्होंने मांग की। ये अलग बात है कि हाईकोर्ट से फिर वो 18 मार्च 2021 को वो क्वेश हो गया। 2 एफआईआर जो लॉन्च हुई थी इनकी धर्मपत्नी के खिलाफ। आगे चलिएगा, ये देखिए लैंड फ्रॉड का केस है, इनकी धर्मपत्नी के ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज हुआ। ये हुआ जनवरी 2021 के अंदर, ठीक। ये निशिकांत दुबे जी की धर्मपत्नी है। आगे चलिए, ये है लोकसभा के अंदर, बीजेपी एमपी वांट्स राहुल आउस्टर फ्रॉम लोकसभा ओवर स्पीच ऑन मोदी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन से बाहर करने की, उसकी सदस्यता खत्म करने की मांग इन्होंने सदन के पटल पर की, क्योंकि राहुल गांधी ने विपक्ष का नेता होकर मोदी जी की प्रशंसा नहीं की, उनकी आलोचना कर दी। बीजेपी के दौर में तो विपक्ष को प्रशंसा करनी चाहिए ना, ढोल बजाने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए मोदी जी का। तो राहुल गांधी ने उनको निशाने पर ले लिया। तो ये महोदय वहां खड़े होकर के कहते हैं, अंदर भी और बाहर भी, कि इस आदमी की सदस्यता चली जानी चाहिए। तो ऐसी दुर्दांत प्रतिभा आपने कोई और देखी है अभी तक? भारतीय जनता पार्टी में आप रह रहकर नाम ले देते हो कभी भी, अमित शाह लाइन में है, योगी लाइन में है। बताइए, ये गुण आपने देखे थे इनके गुण तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे कहने के नहीं है। गुण तो इतने हैं कि वहां पर चीटियां लग गई हैं। गुण इतने हैं कि चीटियां लग गई हैं। अब जरा दिखा, एक सुनवा दीजिए, बाइट भी है एक दो, वो भी सुनवा दीजिए ना। गुण इतने हैं भाई की। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? फ्री फंड का अब हमारे इनके प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो सवेरे जाते हैं खेत में, खेत जोतते हैं, उगाते हैं, फसल लाते हैं। ये ऐसे ऐसे बेशरम जैसे बात करते हैं, ये पूरे देश को भिखमंगा समझे। फ्री फंड पे, इसके फ्री फंड पे देश बन रहा है, इस दलाल के। ये दलाल है। अब मैं बताता हूँ, ये लाइजनिंग करता था, हिंदी में दलाल बोलते हैं उसको। लाइजनर अंग्रेजी में जो होता है उसको हिंदी में दलाल बोलते हैं। और ये देश के बड़े धन्ना सेठ के यहां दलाली करता था, लाइजनिंग का काम करता था। ये भाजपा ऐसे नायाब हीरो को चुन के लाई है जिस देश में बड़े बड़े नेता जिन्होंने पूरा जीवन, कोई समाजवाद के लिए, कोई भाजपा जी, सही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की विचारधारा पर भी, भाजपा की विचारधारा पर जिंदगी भर की राजनीति करने वाले कितने लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी, जो 18 साल की उम्र में संघ में आ गए और 80 साल की उम्र में चल बसे, पूरी जिंदगी संघ के। हम ठीक है, संघ के वैचारिक रूप से हम विरोध कर सकते हैं, भाजपा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से उसमें भी नेता पैदा हुए ना। उन्होंने पूरा जीवन उसी विचार को, जिस विचार के हम मुखालफत कर दें, आलोचना करें, उस विचार के लिए उन्होंने जीवन दिया। ये इन सब का क्या विचार है? इनका क्या विचार है? नहीं, जब संसद के पटल पर खड़े होकर के फ्री फंड का राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को, मोदी जी अपने घर से देते हैं क्या? वो उन्हें, इस देश के लोगों का अधिकार है, वो मेरे और आपके कर का पैसा है, ये अपने घर से दे रहे हैं क्या ये? लेकिन मानसिकता देखिए इसके पीछे, कि मोदी जी का आभारी होना चाहिए। आपका मुझे किस बात के लिए आभारी होना चाहिए? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मोदी जी काम कर रहे हैं अपना। नीति है देश की, राइट टू फूड कोई आज का नहीं है, यूपीए सरकार बढ़ा के गई थी। तुमने क्या ऐसी क्रांति कर दी भाई? संसद के पटल पर फ्री फंड शब्द यूज कर रहे हैं 80 करोड़ लोगों के लिए। तो ये उसका एक तरीके से कुंठित व्यक्ति का एक तरीके का वो है, जो मोदी को लार्जर देन द लाइफ और सारा देश भिखमंगा, ये सोच है इसके पीछे। और ये अकेले की सोच नहीं, ये पूरे जब संसद में आप ऐसे लोगों को बैठाओगे तो यही पाओगे
और जानबूझ के इस दौर में ऐसे लोगों को बहुतायत, मतलब ये ताकतवर समूह अब है, ये संसद के भीतर भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। अभी सुनिए, अगला सुनिए, ये आदमी अब मोदी को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। अभी कहा तो रहा है कि कंट्राडिक्शंस, विरोधाभासों की सरकार चल रही है ना। वो 5 ट्रिलियन ये मोदी के मुंह पे ये जो है लांछन कालिक पोत रहा है ये आदमी। वो 5 ट्रिलियन कर रहे हैं जीडीपी हम बनाएंगे, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी। सुनिए जरा। लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं, वो गलत बात करते हैं। जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में मोदी जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, और यही सत्य है। ये कटनेज साहब ने कहा कि जीडीपी को ही केवल बाइबिल मान लेना, रामायण और महाभारत मान लेना सत्य नहीं है, और फ्यूचर में जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। और इससे आगे मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, केनेडी ने 1968 में, दादा ये आपकी जानकारी के लिए कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, मैं केनेडी का मार्च 18 1968 का जो है स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि आवर ग्रॉस नेशनल। सुना आपने? सुन लिया? बहुत दुर्दांत प्रतिभा है भाई। सबको ले आइए। अब ये बड़ा सवाल है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जहां मोदी जी जाते हैं वहीं पे यही गाना गाते हैं। हालांकि मोदी जी के गाने भी गजब हैं, आपको शायद नहीं पता होगा हेमंत भाई, मैंने एक दिन वो निकाल के सुनाया दर्शकों को। मोदी जी ने जो है एक बार कहा, मंच से, एक बड़े मंच से कहा कि हमारी इकोनॉमी करीब करीब जो है 8 ट्रिलियन डॉलर की है, 8 ट्रिलियन डॉलर की, और हमारा सपना है उसको 20 ट्रिलियन डॉलर बनाए। 8 ट्रिलियन डॉलर की है, 20 ट्रिलियन डॉलर बनाए। एक जगह फिर कहे कि 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है, 3 ट्रिलियन डॉलर की है। एक जगह और ज्यादा कुछ बोला है। सारी बाइट्स उनके जुबान से, उन्हीं के जो है मुख से, श्री मुख से हमने सुनवाया था। तो मोदी जी खुद ही जीडीपी और ट्रिलियन, पता नहीं है उनको कि जीडीपी क्या है और ट्रिलियन क्या है, बस बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। जनता तो ताली बजाने के लिए बैठी है। इस देश के साथ दुर्भाग्य पता है क्या है? हम अब सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जिस दिन मैंने ये देखा कि मोदी जी तमाम देश के बुद्धिजीवियों और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों के बीच खड़े होकर के बोल रहे थे और कहे नाले में से गैस निकाले और चाय बना ली चाय वाले ने, और सारे देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग जब ताली बजा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि इस देश के लोकतंत्र के गाल पर चटाचट तमाचे मार रहे हैं ये सब के सब। बताइए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले जाहिल जिस देश में हो वो ताली बजा रहे थे। उनको करेक्ट करना चाहिए था कि मिस्टर पीएम शट अप। अमेरिका होता तो मुंह पकड़ लेता कोई कि बंद करो ये बकवास, झूठ, फरेब, ड्रामा, झूठा इंसान। लेकिन यहां तालियां बजा रहे हैं सब। व्यक्ति पूजक समाज, दुर्भाग्य है। अब आते हैं सीधा आते हैं। पहला सवाल थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पे कर ले, फिर निशिकांत और मोदी और इस इकोसिस्टम पे आते हैं। भैया सुप्रीम कोर्ट की इतनी दयनीय हालत तो हुई क्यों हेमंत भाई? हुई क्यों कि जो आ रहा है वही टपली बजा चला जा रहा है? आशीष भाई देखिए, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, वो जो उसका इकबाल है ना, उसको कायम करने का जिम्मेवारी उसके सबसे पहले उसके ऊपर, खुद के ऊपर होती है। संविधान से आपको ऊपर तमाम तरह की इम्यूनिटीज मिली हुई है, ताकतें मिली हुई, सारी बात ठीक है, लेकिन क्या आपने उस ताकत का समुचित प्रयोग किया अपने नैतिक और जो संवैधानिक कर्तव्य थे उनके प्रति? पहली बात। और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और किस तरीके के प्रेसिडेंट्स आप सेट होते जा रहे हैं? जो ये निशिकांत दुबे ने कहा, या इससे पहले 2 दिन पहले श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, इसको आइसोलेशन में मत देखिए आप। जो जुडिशरी है, हायर जुडिशरी, उसको बंधक बनाने का प्रोजेक्ट लगातार 2014 से चल रहा है, लगातार चल रहा है 2014 से। वो लोगों की समझ में नहीं आया, और अब भी नहीं समझेंगे। बहुत सारे वक्त अब भी गाली गलौज करने पे आ जाएंगे, कोई खास बात। आपको मैं ताजा घटनाएं दिखाता हूं यार, उसको सारी चीजें आप कलेक्ट कर लेंगे, और इसकी पूरी की पूरी एक गंभीर बैकग्राउंड है। मैं इशारों में बात करूंगा, सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट, लास्ट ईयर आपने देखा 2024 के अंदर, सिटिंग हाईकोर्ट जज, वो बीजेपी उसकी तरफ अप्रोच करती है कि आप हमारे यहाँ आइए, सिटिंग हाईकोर्ट जज को।
वो महोदय आज इस्तीफा देता है, शाम को उसका मंजूर हो जाता है और कल सुबह वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है। कल सुबह उसने अपने कार्यकाल में क्या फैसले दिए होंगे, क्या नहीं किए होंगे, और ममता बनर्जी का क्या हाल किया होगा, केवल कल्पना कर सकते हैं आप। वो व्यक्ति आया, आज इस्तीफा दिया, कल बीजेपी में, परसों उसको लोकसभा की टिकट, आज वो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा। ठीक, छोड़ दीजिए इसको। जो पिछले जो सीजीआई थे श्रीमान जी, जो कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी भाई 2018 में, याद हो आपको। वो व्यक्ति आज राज्यसभा के अंदर एमपी है, बीजेपी का सिटिंग एमपी नॉमिनेटेड। वो वही शख्सियत है जिसके खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाए गंभीर, और उस व्यक्ति ने अपना केस खुद ही सुन लिया, जज एंड ज्यूरी इन हिज ओन केस वेयर ही इज ए पार्टी, जो किसी भी कानूनी उसके अंदर खड़ा नहीं उतरता। लेकिन वो भाई साहब खुद ही उसको चेयर कर रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि आपको शर्म नहीं आई आप राज्यसभा में आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं देश का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। आज तक आपने उस श्रीमान जी की, कभी गोगोई साहब का एक शब्द सुना वहां पर राज्यसभा के अंदर, एक शब्द बोले हो जुडिशरी के ऊपर या किसी मुद्दे के ऊपर? तो आके बैठ गए अपने। और उससे पहले तो बहुत क्रांतिकारी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जजों को लेकर के। फिर एक क्या हुआ, किस होटल के अंदर क्या वीडियो बनी, क्या हुआ, और रातों रात क्या हो गया, छोड़ दीजिए उसको भी। उससे पहले जो एक जज साहब थे श्रीमान जी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आपके सरदार पटेल साहब जो आजकल वाले हैं, उनको एक सो कॉल्ड मर्डर केस के अंदर क्लीन चिट दी थी। वो एनएचआरसी के चेयरमैन बन गए, एनएचआरसी के चेयरमैन, छोड़ दीजिए उसको, एनएचआरसी के चेयरमैन बने। एक श्रीमान जी जिसने पीएमएलए के अंदर जितने ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, किसी को पकड़े ईडी और अंदर डाल दे, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल था। उस भाई ने ना कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, ना किसी के मानवाधिकारों का, ना किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, कोई मतलब नहीं। उसने उनको अपहोल्ड कर दिया कि पीएमएलए में जो ईडी को पावर्स मिली है वो सारी कार्य ठीक है। आज की तारीख में सारे विपक्ष की तो ऐसी तैसी उस फैसले के कारण होगी। और वो महोदय क्या है आजकल, वो लोकपाल है, लोकपाल है वो। सोचिए आप, तो ये प्रोजेक्ट नया नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं मैं आपको गिना सकता हूँ, तमाम घटनाएं। जस्टिस लोया का भी नाम लोग लेते हैं, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम, सारी चीजें। लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है वो कहीं इस तरीके से नहीं आइसोलेशन में देख सकते आप, कि जब तक मोदी जी जब आप मंदिर का शिलान्यास करने गए थे, याद होगा ना आपको, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस देश की न्यायपालिका का, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की लाज बचा ली। लोकतंत्र की लाज बचाना जुडिशरी का काम है, उसका संविधान के तहत उनका काम वही है। तो तब तो धन्यवाद करें, देखो कि राम मंदिर का फैसला दे दिया। अब 8 अप्रैल को जो राज्यपालों के जरिए जो खेल चल रहा था विपक्ष शासित सरकारों में, उसमें जब वो सारा का सारा ब्लॉक कर दिया गया, 20 राज्यों में तो अपनी सरकार है, और जहां अपोजिशन है वहां गवर्नर अपने बिठा दिए, तो बात ही खत्म होगी। ममता का हाल देख लीजिए, वहां केरला में देख लीजिए, वहां तमिलनाडु में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए आप, पंजाब में देख लीजिए, जहां भी, दिल्ली में आपने देखा लगातार। तो उसके थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को पकड़ के उसको इफेक्टिवली क्लोज कर दिया। तो मिर्ची लगी, तो उस मिर्ची को रिस्पॉन्ड किसने किया? ऐसे राज्यपाल ने, श्रीमान धनखड़ साहब ने, जो राज्यपाल थे बंगाल के, जो सबसे मतलब एक तरीके से गलत कारणों के कारण खबरों में रहे थे, गलत चीजों के कारण बंगाल में राज्यपाल के दौरान, उसका इनको सजा नहीं मिली, उसका इनाम मिला, वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गए। अब यही काम एन रवि कर रहे थे। एन रवि को सुप्रीम कोर्ट ने सिवियर इंडाइक्ट किया, बहुत बुरे तरीके से जलील किया कि आप किसी पार्टी के इशारे पे काम नहीं कर सकते, आप संविधान के तहत काम कीजिए। वो सारा होने के बाद, और श्रीमान धनखड़ साहब ने जब ज्ञान दिया आर्टिकल 142 के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के, ये न्यूक्लियर मिसाइल दे दी है, ये वो है, उसके बाद वो व्यक्ति उससे मिलने आया। रवि चेन्नई से चल करके राज्यपाल से मिलने आए, वो उपराष्ट्रपति से, सोचिए। उसके बाद धनखड़ ने जो किया। अब ये श्रीमान जी जो सांसद महोदय आप लेके आए हो, जो उत्तराधिकारी निशिकांत दुबे, इन्होंने रईसई कसर भी पूरी कर दी। तो ये संयोग जो है ना, ये बेसिकली संयोग नहीं, ये 100% वेल थॉट आउट प्रयोग है। लोगों को सिविल वार शब्द कह करके, ये बात अगर कोई अपोजिशन का लीडर कह देता, आप सोचिए बीजेपी उसका क्या हाल कर देती। सोच के देखिए एक बार, काश राहुल गांधी ने कहा होता, प्रियंका गांधी ने। मैं इतना कल्पना कर रहा हूं, देश कल्पना नहीं कर पा रहा। कल्पना करिए कि अगर ये स्टेटमेंट अपोजिशन का होता, बीजेपी इस समय, तो ये जितने एंकर हैं ये इस समय कुर्सी पर नहीं बैठे होते, ये मेज पे खड़े होते, मेज पर खड़े होकर के एंकरिंग कर रहे होते, उछल के कूद के कि ये क्या कर दिया। जितनी एजेंसियां हैं देश की, वो एजेंसियां इस समय एक्टिव हो चुकी होती, उसके पिताजी खेत कहाँ है, दादाजी कहाँ घर बनवाए थे, वहां तक पहुंच गई होती।
अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, और सुप्रीम कोर्ट भी अब तक तत्काल एक इस पर सुनवाई के लिए तत्काल बेंच बैठ चुकी होती, सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी देखिए कितनी निरीह हो चुकी है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ये निरीह है कि कुछ नहीं बोल पा रही सुप्रीम कोर्ट अब तक, नहीं तो इसे खड़ा करके कटघरे में तुरंत तो लॉकअप में तो तत्काल डाल देना चाहिए कि बताओ तुम इस देश में मतलब क्या माहौल पैदा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट पे ताला लगवाना चाहते हो क्या? ये मंशा तो यही है ना, सुप्रीम कोर्ट पे ताला लटक जाए। देश पे 3 लोग भारी हैं इस समय, आपने कहा ना, लोकपाल तो खैर जो बने हैं वो तो आराम से बैठे हैं, लेकिन लोकपाल, राज्यपाल और जगदम्बिका पाल, ये 3 हैं। राज्यपालों आपने खाली रवि का नाम लिया, रवि सोचिए कि राज्यपाल है, वो वहां जय श्री राम के नारे लगवा रहा है, बिल 10-10 रखा है, बेशर्मी। न्यायपालिका का सम्मान, नड्डा ने कहा निशिकांत दुबे के बयान को निजी बता दिया और कहा कि भाजपा का इसलिए नहीं देना, नहीं हम न्यायपालिका को बहुत सम्मान करते हैं। कौन सा जरा सा भी लाज उज है कि नहीं है? इसे धरती पर जन्मे हो ना, लाज होता तो उस रवि से इस्तीफा लिया होता सरकार ने, अगर उसको संविधान न्यायपालिका में जरा सा भी यकीन होता और न्यायपालिका का संविधान जिस, अगर न्यायपालिका का सम्मान होता ना, तो जैसे ही फैसला आया था बिना राज्यपाल की मंजूरी के 10 वहां पर बिल, अटके हुए बिल कानून में तब्दील हुए थे, उसी समय इस्तीफा लेना चाहिए था। लेकिन इस्तीफा लेने के बाद बेशर्मी से जय श्री राम के नारे वो जो है राज्यपाल के रूप में वो कर रहा था। एक नहीं है, आप सीबी आनंद बोस, राजभवन में उस व्यक्ति पर व्यभिचार के आरोप लगे, राजभवन में जब ये आरोप लगे थे तो 1 महीना केरल जाके बैठा था उस शख्स, और कल जाकर के महिलाओं की पीड़ा जान रहा है जिस पर राजभवन में व्यभिचार का आरोप लगाओ। राजभवन में व्यभिचार का आरोप लगा था, हटा देना चाहिए था, नैतिकता यही कहती थी, हटा देना चाहिए। वो हमेशा ममता से टकराव पैदा करने वाला व्यक्ति, जो बिहार से भेजे गए भाई साहब, क्या नाम आर लेकर क्या है, केरल, वो वहां नाक में दम किए हुए हैं। तो ये इनडायरेक्ट जो आप ये एजेंट बना भेज रहे हो, इससे अच्छा राष्ट्रपति शासन लगा दो ना भाई। जनता से वोट मांगने राज्यपाल जाएगा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात कर रहे हैं हम, संविधान के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन पढ़ा है हमने। ये बहुत सारे जो बैठे हैं इनसे ज्यादा पढ़ा है। सुभाष कश्यप नहीं, हमने दुर्गादास बसु को पढ़ा है, डीडी बसु को। सुभाष कश्यप तो फिर भी थोड़ा सा सरलीकरण कर देते हैं जिससे समझने में आसानी होती है संविधान। हमने दुर्गादास बसु को पढ़ा है। संविधान ये थोड़ो कहीं कहां लिखा है संविधान में कि अनिश्चित काल के लिए बिल रोक के बैठे रहो, निर्वाचित सरकारें कुछ न कर पाए? संविधान में तो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है राज्यपाल। ये कहता है ना संविधान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर संविधान लिखा जा रहा है, बाबा साहब का संविधान छोड़ के व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं सब संविधान। 3 पुस्तक का नाम लिखने का तो बिंदी मात्रा गड़बड़ करते करते नस्ल बदल देंगे, तीसरी पीढ़ी आते आते सब, और लिख रहे हैं संविधान सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। और उसके बाद आशीष भाई, उसके बाद देखिए जो इस व्यक्ति ने जो कुछ कहा निशिकांत दुबे ने, उसके बाद नड्डा ने किस तरीके से पल्ला ही झाड़ दिया एकदम। ये आदमी इमीडिएटली मेंबर पार्लियामेंट, बीजेपी से बर्खास्त होना चाहिए, सदस्यता से बर्खास्त होना चाहिए 6 साल के लिए, इसकी मेंबरशिप जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इसको कंटेम्प्ट का नोटिस देना चाहिए सीधे चीफ जस्टिस को कि तुम बताओ मैंने कौन सा सिविल वार करवाया है। जुडिशरी को देना चाहिए, बड़ी बेंच को। और हालत ये है कि वो पल्ला झाड़ के कि उसका निजी बयान है, ये कह के बात खत्म होगी। क्या इस पे प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, गृह मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सिविल वार कहाँ चल रहा है, सब क्यों चल रहा है? है? हाँ, तो ये बेसिकली एक खास तरह का एक टेस्ट है। ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये देश सिविल वार शब्द को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। और उससे नाम जोड़ने की हिमाकत देखिए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायपालिका पे दुर्भाग्य से माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि देश की 80% जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है आज की तारीख में। हाँ। जो 20% बाकी बची हुई है उसको बंधक बढ़ाने का प्रोजेक्ट है ये जो धनखड़ कर रहे हैं, और जो ये श्रीमान निशिकांत दुबे कर रहे हैं कि जो बाकी बची हुई जुडिशरी है उसको भी बंधक बढ़ा लीजिए, उसको भी पालतू बना लीजिए। जो डॉगी मीडिया का जो हाल किया है, नंबर 1, सीबीआई का जो हाल किया, जो ईडी का हाल किया, जो इलेक्शन कमीशन का हाल किया, जो ब्यूरोक्रेसी का हाल किया, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी जिनको सरकार के ऊपर एक तरीके की निगरानी रखनी थी खासतौर पे,
उन सबको सरकार का पेट बना करके दरवाजे पे बांध दिया है। राजीव कुमार चुनाव आयोग का जो हाल करके गए, किसी को देखते जाइए आप। अरे चंद्रचूड़ महोदय, उनकी क्या छवि थी, और वो अपने घर में गणेश पूजा पे प्रधानमंत्री को बुला के घंटियां बजा रहे थे उनके साथ, और प्रधानमंत्री उस फोटो को ट्वीट करता है। फिर खैर प्रधानमंत्री ट्वीट का बड़ा आदत है, कल उन्होंने मस्क से भी कर दिया था अपना ट्वीट कर, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सोचिए इसका मैसेज क्या जा रहा है डाउन द लाइन। आपको ध्यान होगा जब गोगोई थे तो रात को, आधी रात के बाद उनका कोर्ट खुलवाया था मोदी जी ने कि मैं तुम्हारा दफ्तर देखना चाहता हूँ, जहां तुम केस सुनते हो। और वो दिन है, उसके बाद जितने दिन गोगोई रहे, एक फैसला बता दीजिए कोई। तो ये जो चीज है, ये जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत लोग बचे हुए, जैसे जस्टिस संजीव खन्ना है, ही इज ऑन हिज वे आउट, रिटायरमेंट 13 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। सबसे बड़ी दुखती रग उनके हाथ में क्या आ गई, ये वक्त संशोधन बिल, जो 100% अलोकतांत्रिक है, संविधान की हर मर्यादा के खिलाफ है, दो व्यक्तियों के बीच में धर्म के आधार पर भेद करता है। इसी बात पे उठ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल इसी बात पे उठ जाएगा। उसके बावजूद भी जिस तरीके से जस्टिस संजीव खन्ना को टारगेट करके तो निशिकांत ने कहा, और पूरी जुडिशरी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने कहा, तो आप इसका खेल समझ लीजिए ना क्या है, कि पूरी के दिल मांगे मोर, हमें सभी बंधक चाहिए, सभी बंधक चाहिए हमें। और ये इस जुडिशरी के लिए टेस्ट केस है आशीष भाई, कि तुमने तो कह दिया वो उसका निजी बयान है, लेकिन जुडिशरी के लिए टेस्ट केस है कि वो इस मामले में दबती है या नहीं दबती है, नंबर एक, न्याय करती है नहीं करती है। आप एक चीज सोचिए, हाइपोथेटिकल सवाल कह रहा हूं, अगर जस्टिस संजीव खन्ना ने ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के, 6 बजे के बाद की वोटिंग वाले मसले को लेकर के, चुनाव को लेकर के जितनी पेटिशंस आई उनके पास, अगर उन पे समुचित न्याय कर दिया होता तो आज इनकी औकात थी उनके बारे में ये टिप्पणी कर दी। कहीं ना कहीं, और ये एक केस नहीं है, मैं ऐसे 10 केस बता सकता हूँ। एक मैंने ये केस बताया आपको, ईवीएम वाला, चुनाव वाला, सारी चीजें। नंबर 2, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हजारों हजार करोड़ रुपए बीजेपी ने कमाए लिए, हजारों हजार करोड़, उन पैसों से चुनाव लड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अवैध है, गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, तो उस पैसे से आए हुए लड़े हुए चुनाव क्या वो संवैधानिक है? एक, उस पैसे जो पूरे देश में बिल्डिंगें बनी, बीजेपी के दफ्तर बने, क्या वो कानूनी है? वो तो लूट का माल है भाई, डकैती का माल है। और वो पैसा आज भी इनके खातों में क्यों है? मान लीजिए मेरा और आपके ऊपर कोई चीज आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने ये किया, गलत का गैर कानूनी किया, तो पैसा हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। वो तो उस पैसे से आनंद काट रहे। और जब पिटीशन आई तो कह दिया कि असंवैधानिक तो है, लेकिन हम इसकी जांच के आदेश नहीं देंगे। तो फिर असंवैधानिक का मेरा क्या मतलब हुआ? महाराष्ट्र के अंदर आपने कहा कि राज्यपाल का एक्शन फ्लोर टेस्ट का वो गैर कानूनी था, और उसके बाद वो उस एक्शन के ऊपर जो सरकार बनी, ऑब्वियसली वो गैर कानूनी है, और वो सरकार ट्रम्प पूरा करती है, सुप्रीम कोर्ट टुकुर टुकुर देख रहा था। तो ये जो कुछ ये निशिकांत दुबे कह रहा है ना, ये निशिकांत दुबे, इनका इकबाल चूंकि इन्होंने खुद गंवाया है। मैं आपके हाथ में बाजू दूंगा तो आप तो मरोड़ोगे भाई, सीधी सी बात है। जुडिशरी ने कहीं ना कहीं अपना हाथ, अपनी बाजू इनके हाथ में दी, वो मरोड़ेंगे। और अब बहुत सारे मामलों में आप देखिए गर्दन दे रखी। जो धनखड़ ने कहा कि अभी तक केस दर्ज क्यों नहीं हुआ वर्मा के खिलाफ, कहा ना जस्टिस वर्मा के खिलाफ घर पे जो पैसे बरामद हुए थे, तो ये केस दर्ज कराने की जिम्मेवारी किसकी थी? अभी तक लॉ मिनिस्टर ने क्या बात की? क्या क्यों नहीं हुआ इस पे अभी तक कुछ? तो सारी की सारी चीजें न्यायपालिका ने अपना इकबाल गवा दिया बाय देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, और उसका फायदा उठा करके ये उसको बंधक बनाने की फिराक में। गोगोई से शुरुआत नहीं हुई, वो बहुत पहले से शुरुआत चली आ रही है। जिसने किसी दौर में इन लोगों की मदद की वो आज कहां है? जिन्होंने इनका विरोध किया वो भी कहां है? कई बार आप जिक्र करते हो जस्टिस लोया का, और जिन जिन ने अलग अलग स्टेजेस पे वो किया वो आज सारे देख लिए कहां है। तो ये बेसिकली आपको इस मानसिकता को समझना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक शासन नहीं है, माफ कीजिएगा, ये तो क्विड प्रो को का मतलब एक तरीके से नगर उदाहरण है जो इनके शासन में चला रहा है कि या तो आप मेरे हो या मेरे शत्रु हो, बीच की सवारी है ही नहीं। ये जुडिशरी के साथ भी यही करना चाहते हैं। और माफ कीजिएगा, जुडिशरी के लिए ये एसिड टेस्ट है। ये इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा ये अब तय होगा। जिस तरीके से जस्टिस खन्ना को टारगेट किया है बाई नेम, ये अभूतपूर्व है इस देश के अंदर। और उसमें मोदी की, शाह की चुप्पी, पूरे बीजेपी को सिस्टम की चुप्पी, और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया गया, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया, पता है आपको? आपने पढ़ा क्या? पूरा दिन ट्रेंड किया है ट्विटर पे, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। ये वो वही भगत है। ये जब इनके बच्चे भूखे मरेंगे ना, तब इनको सुप्रीम कोर्ट याद आएगा।
लेकिन तब तक शरिया कोर्ट कह करके उसकी सारी की मिट्टी पलीत कर चुके हैं। तो मैं आज भी ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने आप की जो खोई हुई इकबाल है उसको दोबारा हासिल करने का इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं है। उनको अपनी माइट जो है रीस्टेब्लिश करनी चाहिए, और नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जुडिशरी को भी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि देश का संविधान बचाने का जिम्मा जुडिशरी के पास है। डॉगी मीडिया तो बिक चुका है, गेट पे बंधा हुआ है, सुबह से शाम तक कीर्तन करता है। केवल न्यायपालिका बची है, बाकी सब पालतू हो चुका है। अब न्यायपालिका को तय करना है कि उनको रहना है या उनको खत्म हो जाना है। नहीं बिल्कुल, और जो आपने कहा, मैं आखिर में मेरा जो अपना मानना है, चाहे वो दीपक मिश्रा से लेकर गोगोई तक, ये आखिर में लाचार बेचारा अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी ने बनाया तो आखिरी व्यक्ति और आखिरी नाम, अभी उसमें अपना नाम लिखवाएंगे संजीव खन्ना की नहीं ये पता नहीं है, लेकिन आखिरी नाम चंद्रचूड़ का है, और सबसे बड़ा नाम चंद्रचूड़ का है जिसने सुप्रीम कोर्ट को लाचार बेचारा बना करके रख दिया। आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल की बताया कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वो असंवैधानिक है, उसका पैसा नहीं, उसको आओ सरल समझिए हेमंत भाई, उत्तर प्रदेश से समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक कोई भी आदमी की चलो ठीक है ये अपराधी है, उसने अपराध से अपराधी है, कोर्ट भी अभी कोर्ट अपराध उसका साबित नहीं कर रहा है, कोर्ट उसको दोषी नहीं ठहरा रहा है, उससे पहले उसके बाप दादा की अर्जित हुई संपत्तियों पर बुलडोजर चल जाता है, जो उसके अपराध की कमाई का हिस्सा नहीं है। बाप दादा ने तो मेहनत से कमाया था, अरे अब लड़का निकल गया नालायक तो उसको सजा दो। बाप दादा की कमाई पोते और बेटे की के अपराध पर तबाह कर दिया जाता है, और ये अपराध की कमाई पर, अपराध की कमाई हुई ना, जो असंवैधानिक जो चीज है वो अपराध हुआ ना, अपराध की कमाई पर, इलेक्टोरल बॉन्ड की कमाई मतलब अपराध की कमाई, अपराध की कमाई पर ये 5 स्टार लग्जरी बना के बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। ये इस देश में इतना बड़ा ये विरोधाभास है, इस पे सुप्रीम कोर्ट, और आज तो मैं संजीव खन्ना साहब से कहूंगा कि अपने चाचा की याद कर लो। आपके चाचा ने इस देश में न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा स्वर्णाक्षरों में उनका नाम दर्ज है ना, कि हमेशा आज भी आपके चाचा मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने थे, लेकिन अगर यकीनन मैं कहता हूं अगर उनकी फोटो सामने आ जाए तो हम सर झुका देंगे, सामने उनकी फोटो सामने आ जाए। आप मुख्य न्यायाधीश बने, इस देश के प्रधान न्यायाधीश बने, आप पर जिम्मेदारी है, आप अपने चाचा की विरासत को मत डुबोइएगा, वहां कालिख मत पोतिएगा। और जिस मुकाम पर देश खड़ा है, अगर संजीव खन्ना, में एक बार बहुत यकीन से एक बात कहता हूं हेमंत भाई, कार्यकाल भी अब ज्यादा दिन का नहीं है, अब बिल्कुल आप समझ लीजिए जाते ही जाते अब दिख रहे हैं। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण दिन हैं, अगर इन महत्वपूर्ण दिनों में संजीव खन्ना ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर करके और इस देश के संविधान के कस्टोडियन की भूमिका निभा दी ना, आजाद भारत में, गुलाम भारत जब आजाद हुआ तो बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा, आजाद भारत में बाबा साहब के बाद संजीव खन्ना का नाम लिखा जाएगा, ये तय मान लीजिए आप, क्योंकि संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है बाबा साहब की इस दौर में। संजीव खन्ना ने बचा लिया तो बाबा साहब के नाम के नीचे इनका नाम लिखा जाएगा कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा की किसने, तो संजीव खन्ना सीजीआई बने थे। क्योंकि संजीव खन्ना, और बात सिर्फ निशिकांत की नहीं है, हम निशिकांत पे चर्चा की, राम घर जाता है घर पर खाना खाता है, तो घर पर खाना खाता है कि हम चर्चा किए, लेकिन राम घर गया तब तो घर पे खाना खाया, राम घर जाता है ये लिखा किसने, ये धनखड़ ने लिखा। राम घर जाता है ये किरण रिजिजू ने लिखा, ये तो घर पर खाना खाता है बोला है, राम घर जाता है उन दोनों ने किया है। धनखड़ संवैधानिक पद पर है, रिजिजू संवैधानिक पद पर है, इनको भी नकेल डालना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ निशिकांत को नहीं, धनखड़ को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। कानूनविद है ना, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, सुप्रीम कोर्ट के वकालत करने वाले धनखड़ को वही खड़ा करना चाहिए। और मैं कहता हूं हम जैसे अज्ञानियों को जिरह के लिए बुला लेना चाहिए। करेंगे भाई, जेल जाने के लिए हम तैयार, करेंगे जिरह। संविधान कितना वो पढ़े हैं और कितना हम कम पढ़े हैं, लेकिन करेंगे जिरह।
जगदम्बिका पाल ने कहा क्या, ये वहां से यहां तक पहुंचा है, ये सफर लंबा है हेमंत भाई। हम लोग सफर के इस मुकाम को खाली देख रहे हैं, पिछला देखना होगा कि रोड कहां से आई है, ये जीटी रोड। ये जगदम्बिका पाल ने क्या कहा, वक्फ पर कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, दुनिया भर के केस रेफरेंस बता दिए। ये जगदम्बिका पाल, इनका इतिहास बता दे। छोटे लाल तिवारी एक नेता थे, नाम था छोटे लाल तिवारी, थे बड़े नेता, उनको चाय पानी पिला के नेता बने। ये कांग्रेस पार्टी के प्रति इनकी निष्ठा, मतलब अपने आप को खाटी कांग्रेसी कहते थे। 1987 में इनको मंत्री बनाया गया कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में। ये विशुद्ध कांग्रेसी आदमी, पत्नी नगर पालिका चेयरमैन बनी, बेटे को राजनीति में स्टेब्लिश करने की कोशिश की, नहीं स्टेब्लिश हो पाया। उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस की एक लॉबी बहुत बड़ी ये बना करके रखे। आईएएस आईपीएस की लॉबिंग के बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। ये बताएंगे, ये तय करेंगे कि सब कुछ ये कह दिए, ये चेयरमैन थे जेपीसी के तो दोस्त है। इन लोगों को, इन सबका इंसाफ नहीं तो इस देश में संविधान और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को लोग धक्का मार के निकलेंगे और उस दिशा में, धक्का मारने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ चले। और ये सब कुछ जो आप हेमंत जी ने कहा, ये सब कुछ मोदी के इशारे पर हो रहा है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मेरा आरोप है। हम भी आरोप लगा सकते हैं, पूरा देश आरोप ही लगा रहा है, क्योंकि इशारे पर नहीं होता। मोदी और शाह की इच्छा के बगैर वॉशरूम कोई नहीं जाता है भाजपा में। और ये सब संविधान और सीजेआई को गृहयुद्ध करवा में शामिल बता रहे हैं, जिम्मेदार बता रहे हैं। ये बिना उसके इशारक नहीं हो सकता। और उनकी चुप्पी भी बता रही है कि ये प्रयोग आगे बढ़ चुका है। और ये प्रयोग आगे बढ़ गया तो आप ये समझ लीजिए, कुछ ही दिन ये प्रयोग सफल हुआ तो आशीष चित्रांशी, हेमंत अत्री, अशोक वानखेड़े आप किसी बोलते नहीं पाएंगे। फिर जुबान बंद हो जाएगी 100% भाई, बंद हो जाएगी। क्या फिर सिस्टम ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी। जो बोलेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा रहेगा। फिर मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो होगा सिस्टम इस देश में। खैर चलिए, ये बात इतनी गंभीर है कि अगर बोलते रहे तो घंटों हम और हेमंत भाई बोलते रहेंगे, लेकिन समय की सीमा है। आप लोग भी नाराज होने लगते हैं। और अंधभक्त तो वो हम लोग को कहते हैं ना कि बरनौल, आज सब बरनौल लिए। बताइए हेमंत भाई, आखिर में फिर एक बात, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता ऐसे विषयों पर। देश के लिए लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे, देश का, देशभक्ति का। देश और देशभक्ति के लिए हम इतना रिस्क उठा रहे हैं, देश के लिए। ये रिस्क जो ले रहे हैं, इनको समझना होगा। ये भक्तों को, इनमें क्या है साहस, देश के लिए रिस्क उठा रहे हैं। अगर यहाँ हेमंत अत्री बैठ के, आशीष चित्रांशी बैठ के बोल रहे हैं और इन लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो देश के लिए रिस्क उठा रहे हैं। क्या पैसा हमें मिल जाता है भाई? कौन सा हम सोने के सिंहासन पे सो रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं बस। ये आकर के वो करते हैं, बताते हैं बहुत सारे। अभी सुबह भाव ने वीडियो किया है, उस पर तमाम आकर के कि धनखड़ जैसे बड़े व्यक्तित्व का आप आलोचना कर रहे हो, देश के का भविष्य सुधारेंगे। आप बताइए, इस देश में इसी अंधभक्तों की टोली को आपने जश्न मनाते देखा होगा। जब जब मंदिर में मंदिर तलाशने की बात आई, जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक बहुत बड़ी चूक की चंद्रचूड़ ने, जब चंद्रचूड़ ने मसीह को छोड़ दिया, अनिल मसीह को, जब चंद्रचूड़ ने एसआईटी नहीं बनाई, यही जश्न मनाए सब। आज पहली बार चोट, अभी वक्फ राज्यपाल पे फैसला आ गया और वक्फ पे तो अभी 7 दिन दिया जवाब के लिए। इतने में ये हाल है। आप ये समझिए ना, ये इस देश के अमन चैन को फूंक देंगे। ये वो फौज तैयार किया, ये फूंक देंगे। इन्हें सब कुछ अपनी मर्जी का चाहिए। इसे तानाशाही, लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक सोच से बनता है। इस देश में तानाशाही, उपद्रवी, अराजक सोच की जमात पैदा कर दी। इस सोच से अगर कोई बचा सकता, अभी भी मैं कहता हूं, इस देश में बहुमत मतलब 70% से ऊपर 75% लोग आज भी लोकतांत्रिक सोच के हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानने वाले हैं, अमन चैन। 75% करो,
ये 25%, मैक्सिमम 25% ये अंधभक्तों की फौज है, लेकिन वो 75% डरे बैठे हैं, 75% सहमे बैठे हैं, 75% उससे ज्यादा अगर करते हैं तो खाली ये कमेंट करते हैं कि अरे यार खाली डिबेट करोगे क्यों, और कुछ नहीं करते, लड़ाई क्यों नहीं करते। उनके अंदर है आग, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हेमंत अत्री यहाँ से बोल के निकले घर से, उसके बाद सड़क पे जाए झंडा लेके, फिर झंडा लेकर के नारेबाजी करके फिर घर में आए, फिर डिबेट कर ले। तो वो ये चाहते हैं कि सब वो घर में बैठे रहे, हो जाए। और ये 75% लोग हैं जो अमन पसंद हैं। खैर इजाजत दीजिए, बातें में कहा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 8 मिनट हो गया मुझे बक बक करते, अब इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, हेमंत भाई साथ होंगे, कार्यक्रम में होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।